नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के मॉडल पेपर नंबर 4 की। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल। देखिए भाई, पुरातात्विक स्थल बैराट। कौन सा स्थल है? बैराट। देखिए, पुरातात्विक स्थल बैराट के बारे में निम्नलिखित में से असत्य जो कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन बताना भाई? असत्य। देखिए, असत्य एक होता है सत्य। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें और उसके बाद में उसका आंसर देवें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं हुए। ठीक है ना। अपने को क्या बताना है? असत्य कथन को यहाँ पर साट के अपने को बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है, ये जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है भाई? बैराट। बैराट कहां पर स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में। जयपुर में भी कहां है ये? तो शाहपुरा उपखंड में है। शाहपुरा उपखंड में कहां है? तो आप बात करेंगे सीधी बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये बैराट है दोस्तों, ये लोह युगीन स्थल है। कौन सा भाई? लोह युगीन स्थल है ये। तो एक नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमको असत्य यानी कि जो सही नहीं है उसका हमको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, बैराट के बारे में कितनी जानकारी मिली हमको। बैराट कहां पर स्थित है भाई? तो जयपुर में है। बैराट जयपुर में कहां पर है? तो शाहपुरा उपखंड में है। और शाहपुरा उपखंड में भी ये जो बात करें अपन, तो जो बाणगंगा नदी है ना, बाणगंगा नदी इसके किनारे पर स्थित है जो ये बैराट। ठीक है ना। और बैराट है क्या भाई? तो ये लोह युगीन एक स्थल है। ठीक है ना। फिर बात करें, इसका प्राचीन नाम विराट नगर था। बिल्कुल यहाँ पर राइट बता रहा है। ये जो बैराट का दोस्तों प्राचीन नाम है ये विराट नगर था। क्या है भाई? विराट नगर। महाजनपद काल में ये एक मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी था ये विराट? जो प्राचीन नाम इसका विराट नगर था, जो महाजनपद काल में ये मत्स्य जनपद की क्या थी भाई? राजधानी। राजधानी, ये राजधानी था किसका? मत्स्य जनपद का। कब था? महाजनपद काल में। ठीक है ना। देखिए, बैराट के बारे में हमने कितना यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना इस वीडियो में, मेरे सभी वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और उसमें आपको मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को हम, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो एक है ना, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बनेंगे बरोबर आपके। तो इस प्रकार से जब आप याद करेंगे ना, तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी याद करने के लिए। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं भी जो मोटिवेट होता रहूं आपके द्वारा, है ना। फिर बात करते हैं अपन, यहां पर उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1937 और 37 में। बिल्कुल देखें आप, यहां पर अपन बात करें जो है उत्खनन कार्य की, तो 1937 और 37 में तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ था, लेकिन नील जो रतन बनर्जी हैं इनके द्वारा नहीं किया गया भाई। किनके द्वारा नहीं किया गया? नील रतन बनर्जी के द्वारा ये नहीं किया गया। तो अपना इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो मतलब असत्य अपन बात करें, यानी कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यही है 3 नंबर, जो एक असत्य है, जो असत्य है। ठीक है ना। तो हम बात करते देखें, यहां पर जो है ना बात करें इस बैराट की, तो उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1937 और 37 में तो हुआ था, लेकिन ये नील रतन बनर्जी के द्वारा नहीं किया गया। तो किसके द्वारा किया गया भाई? तो ये जो सर्वप्रथम किया गया था 1937 और 37 में दयाराम साहनी। किसके द्वारा भाई? देखें, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। फिर बात करें अपन नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया, तो नील जो ये रतन बनर्जी है इनके द्वारा 1962 में किया गया। कब किया गया भाई? 1962 में किया गया। देखें, यहाँ पर ये अलग हो गया भाई। इसका जो ये है जो हमने सही कर दिया, क्या 1937 और 37 में किनके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। तो नील जो रतन बनर्जी साहब हैं इन्होंने 1962 में इनका
जो है जो उत्खनन किया 62 और 63 में। ठीक है, तो बात करते हैं ये अकेले थे कि इनके साथ कोई और भी थे भाई? तो बिल्कुल इनके साथ एक और भी थे जिसका नाम था कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम था भाई? कैलाशनाथ दीक्षित और दया मतलब ये नील रतन बनर्जी के द्वारा जो इनका उत्खनन हुआ था दोस्तों 1962 और 63 में हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यहां से मौर्य कालीन, कब की बात कर रहे हैं भाई? मौर्य कालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष भी यहां से जो है प्राप्त हुए हैं। क्या मौर्य कालीन और इनके जो बाद का जो काल आया है, इनके समय आया है, जो टाइम पीरियड था इनके बाद का, मौर्य काल के बाद का, उनके भी अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं बैराट से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पहले क्वेश्चन को देखा। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी कि असत्य कथन हमको यहाँ पर जो दे रखा था, असत्य कथन का चयन करना था। तो असत्य कथन अपना कौन सा था भाई? असत्य कथन था 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा असत्य कथन था, जिसको हमने सही किया। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम जुसानी ने किया था। कब किया था? 1937 और 37 में। नील रतन बनर्जी और वह कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा 1962 और 63 में इनका उत्खनन कार्य किया गया था, जो सेकंड नंबर पे इन्होंने किया। ठीक है भाई, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कछवाहा वंश की राजधानियों का प्रथम से अंतिम का सही क्रम आपको बताना है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई और उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी, इस प्रकार से इसका जो सही क्रम है हमको यहां पर बताना है। तो देखें, पहला ऑप्शन है जमवा रामगढ़। तो दोस्तों जमवा रामगढ़ इनकी राजधानी तो थी, लेकिन दोस्तों जमवा रामगढ़ इनकी जो राजधानी थी वो थी यहां पर सेकंड राजधानी थी, प्रथम नहीं थी भाई, प्रथम नहीं थी। तो हम बात करेंगे यहां पर पहला ऑप्शन तो अपना यहां पर सही है नहीं। ठीक है, फिर बात करें, देखें अपन यहां पर दूसरा ऑप्शन है दौसा। तो बिल्कुल दौसा है दोस्तों, प्रथम है। जमवा रामगढ़ हमारी यहाँ पर सेकंड हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं अपन आमेर। आमेर बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये 3rd नंबर पर आमेर इनकी राजधानी थी। और फिर बात करते हैं अपन 4th नंबर की, तो 4 नंबर पर है जो जयपुर इनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन की। किनकी भाई? ऑप्शन नंबर 2 राइट। फिर हम बात करते हैं कछवा वंश के बारे में। देखिए कछवा वंश की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कछवा वंश के बारे में कह रहा है। तो कछवा वंश जो क्वेश्चन कहता है इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन हम आगे हम और देखते हैं कछवा वंश के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं अपन 1137 की। 1137 में दोस्तों ढूंढाड़ है ना, ढूंढाड़, देखे ढूंढाड़ 1137 में ढूंढाड़ में जो कछवा राजवंश की नींव रखी गई थी। किसकी भाई? कछवा राजवंश की क्या रखी थी? नींव। कब रखी थी? तो 1137 में। कहां पर? तो ढूंढाड़। कहां पर भाई? तो ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ में जो नींव रखी गई थी 1137 में कछवा राजवंश की। ठीक है ना, किसने रखी थी? तो दुल्ह राय ने। किसने रखी भाई? दुल्ह, देखें दुल्ह राय के द्वारा ये नींव रखी गई। फिर बात करते हैं अपन दुल्ह राय के बारे में। ठीक है ना, दुल्ह राय ने नींव तो रख दी भाई, ठीक है, कछवा राजवंश की। फिर इन्होंने क्या किया? दुल्ह राय ने दौसा जो है ना, दौसा, देखें दौसा को अपनी इन्होंने जो प्रारंभिक यानी कि प्रथम इन्होंने राजधानी बनाई। दौसा को जो प्रारंभिक यानी कि प्रथम यानी कि फर्स्ट राजधानी इन्होंने दुल्ह राय ने दौसा को बनाया। ठीक है, करता दुल्ह राय अपनी राजधानी तो यहां पर बना देता दौसा को। किसको भाई? देखें दुल्ह राय दौसा को राजधानी बनाता है और उसके बाद दुल्ह राय ने देखें बांड्रेज और मासी, देखें बांड्रेज और मासी ये दो जगहों का नाम है। किन का नाम है? जगहों का नाम है। बांड्रेज और मासी के जो मीणा थे ना, मीणा जाति, देखिए मीणा जो इनको इन्होंने पराजित किया। किनको भाई? बांड्रेज एवं मासी के मीणाओं को दुल्ह राय ने एहजो को पराजित किया था। और उसके बाद दोस्तों ये रखा है अपना जमवा रामगढ़। और उसके बाद में जमवा रामगढ़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कहते कोकिल देव भी कछवा वंश में हुए थे। कौन हुए थे भाई? कोकिल देव।
कोकिल देव। कोकिल देव ने दोस्तों क्या किया था कि 1207 की बात है। कब की बात है? 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने जो है आमेर, देखें आमेर, जो आमेर के जो मीणा थे ना, आमेर के मीणाओं को कोकिल देव ने पराजित किया। कब किया भाई? 1207 में, ठीक है ना। और अपनी राजधानी इन्होंने कोकिल देव ने बनाई थी आमेर। कहां पर बनाई? आमेर। तो ये आमेर देखो आप तीसरे नंबर पर, यानी कि दौसा और जमवा रामगढ़ किसने बनाए भाई? दुल्ले राय ने। किसने बनाई? देखो दुल्ले राय। दुल्ले राय तो दो राजधानी बनाता है यहां पर, दौसा और जमवा रामगढ़। आमेर को जो अपनी राजधानी तीसरे नंबर जो कस्बा वंश की जो राजधानी बनती है वो कोकिल देव के द्वारा बनाई जाती है। कब बनाई जाती है भाई? तो 1207 ईस्वी में। कब बनाई जाती है? 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाता है कोकिल देव, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर जयपुर के बारे में देखते हैं। इस देखें चौथी राजधानी बात आती है दोस्तों अपने 1727 की। कब की बात है भाई? 1727 की बात करते हैं जय सिंह की। देखिए जय सिंह की 1727 की बात करते हैं। इन्होंने 1727 में जयनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की भाई? जयनगर। देखिए जयनगर की इन्होंने स्थापना की थी और यही जयनगर बाद में अपना जयपुर हुआ। क्या हुआ भाई? जयपुर। तो आप बात करेंगे जयपुर की स्थापना कब होगी आपकी? तो 1727 में। तो इस प्रकार से देखें, ये जो सार अलग अलग कस्बा वंश की जो राजधानियां रही हैं, इसमें 3 राजाओं का योगदान रहा। सबसे पहले बात करते हैं, देखें दुल्ले राव। एक देखें यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं दुल्ले राव के। देखो दुल्ले राव होता है सबसे पहले। दुल्ले राव ने 2 राजधानियां बनाई। कौन कौन सी बनी हुई? दौसा और जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़, दुल्ले राव ने ये 2 राजधानी बनाई, दौसा और जमवा रामगढ़। फिर बाद में इसने दुल्ले राय ने है ना ये भांडेरेव और जो मासी की मीना थे इनको मतलब हरा के जमवा रामगढ़ की जो स्थापना इन्होंने की थी और उसके बाद अपनी राजधानी भी बनाया। फिर बात करते हैं अपन कोकिल देव की। तो कोकिल देव ने दोस्तों 1207 में, कब भाई? 1207 में आमेर के मीणाओं को इन्होंने हराया और आमेर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाई। आमेर को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाई? तो 1207 में बनाई थी। किसने? कोकिल देव ने, ठीक है। कोकिल देव के बाद बात करते हैं अपन जय सिंह की। किसकी बात करते हैं भाई? जय सिंह द्वितीय की। किसकी बात करते हैं? जय सिंह द्वितीय की। तो जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जय सिंह द्वितीय ने जयनगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की भाई? जयनगर। जयनगर की स्थापना की और यही जयनगर आगे जाके क्या हुआ था? जयपुर। क्या बन गया भाई? जयपुर। तो बोलोगे नहीं, याद करवा दूंगा एक एक चीज याद करवा दूंगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप 20 में से अगर ऐसे चले जाते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन देके फिर आप आउट हो जाते हैं, तो कभी आपके समझ में आने वाले नहीं है। जो सेलेक्ट होते हैं ना, जो लोग वैकेंसी, देखिए वैकेंसी तो आज तक रुकी नहीं है। वैकेंसियां आती हैं, वैकेंसियां और भी आएगी, वैकेंसी आई भी है, लेकिन उसमें सेलेक्ट होते हैं ना लोग, वो कौन है? वो कोई अवतार लेके नहीं आते, वो भी आपके ही भाई बंधु हैं, लेकिन वो ट्यूशन को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उसमें लगे रहते हैं, 20 में से भागते नहीं है ऐसे, ठीक है। तो पूरा वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखें। एक एक क्वेश्चन को आपको है ना विस्तार से यहां समझाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन तो अपने 2 देखे अभी तक, लेकिन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चनों में, 20 क्वेश्चन कम से कम। इसी प्रकार से हम जितने क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, यहाँ पर कौन सा अपना ऑप्शन राइट हो गया भाई? इस ऑप्शन की बात करें तो 2 नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था में घुड़सवारों की श्रेणियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो देखें मध्यकालीन राजस्थान की बात चल रही है और इसमें भी हम बताएंगे कि सैन्य व्यवस्था जो उस टाइम की थी मध्यकालीन राजस्थान की, उसमें घुड़सवारों की जो श्रेणियां थी उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प हमारा इस ट्यूशन का सही है। सही विकल्प के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो निम्न अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 1 घोड़ा हो, नहीं भाई ये राइट नहीं है इसका। एक अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े हो, ये भी नहीं है। 2 अस्पा 2 घुड़सवारों के पास 1 घोड़ा होता था। 2 अस्पा यानी कि 2 घुड़सवारों के पास 1 घोड़ा होता था, नहीं ये भी राइट नहीं है।
सी अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे भाई, वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे। ठीक है ना। तो अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी अस्पा की अपन बात यहां पर करते हैं। तो वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे, 3 घोड़े होते थे जिसके पास। ठीक है ना। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया। तो अब बात करते हैं अपन इसकी निम्न अस्पा, यक अस्पा और दू अस्पा के बारे में। देखें निम्न अस्पा की यहां बात करते हैं अपन निम्न अस्पा के बारे में दोस्तों। तो निम्न अस्पा के पास देखें 2 घुड़सवारों के पास 1 घोड़ा होता था। कितने भाई? 2 घुड़सवारों के पास 1 घोड़ा होता था। निम्न अस्पा की जो श्रेणी है उसमें हम बताएंगे कि निम्न अस्पा यानी कि 2 घुड़सवार। ठीक है, निम्न अस्पा यानी कि 2 घुड़सवारों के पास 1 घोड़ा होता था। ठीक है ना। तो इसका पहले का कौन सा हो गया? देखिए पहले का हो गया यहां पर थर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दूसरे की, यक अस्पा। तो दोस्तों जो यक अस्पा है ना, यक मतलब वह घुड़सवार जिसके पास 1 घोड़ा होता था, यक अस्पा की बात है। तो कौन सा राइट है भाई अपना? वह घुड़सवार जिसके पास 1 घोड़ा होता था, 1 घोड़ा होता था। ठीक है ना। फिर है दू अस्पा की, दू अस्पा की बात करते हैं अपन। तो देखें यहां पर देखिए यहां पर 1 घोड़ा होता था, लेकिन यहां पर दू अस्पा की बात करें तो यहां थोड़ा ऑप्शन ये प्रिंटेड सही नहीं है। देखिए वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे। कितने भाई? नहीं, 2 घुड़सवारों के पास है ना, ये 2 घुड़सवारों के पास है जो 1 घोड़ा होता था। तो दू अस्पा की बात हो गई ये। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ये भी राइट है, 2 हो गए। देखिए 2 घुड़सवारों के पास 2 घोड़े होते थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि निम्नलिखित कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपको यहां पर दे रखा है किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ जिस किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनका संबंधित किसान आंदोलन में कौन कौन से जो किसान शहीद हुए हैं वो आपको यहां पर बताना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है आपको। तो बताएंगे हम। देखें बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था इसमें कौन कौन किसान शहीद हुए? बेंगू में देखें नानक भील व देवीलाल गुर्जर नहीं हुआ था भाई, चेतन राम और टिक्कू राम नहीं भाई। बेंगू में हुए थे दोस्तों रूपा जी और करपा जी। कौन हुए थे भाई? रूपा जी और करपा जी। ये रूपा जी और करपा जी धाकड़ थे। क्या थे? धाकड़। रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़। तो बेंगू से हो गए ये अपने 3 नंबर राइट, यानी कि पहला का हो गया 3 नंबर। ठीक है ना। फिर बात करें बरड़ के जो अपन बात करें यहां पर तो नानक भील व देवीलाल गुर्जर कौन थे भाई? इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। फिर बात करते हैं अपन सिक्कर। तो सिक्कर में दोस्तों जो हुए थे शहीद हुए थे किसान वो चेतन राम और टिक्कू राम। चेतन राम और टिक्कू राम। देखें हम यहाँ पर 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर होगा, और 3 की बात करें तो यहाँ पर होगा आपका 2 नंबर, है ना, 2 नंबर। तो इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित किया है यहाँ पर। ठीक है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाया था। अब देखें हम बात करें ये जो रूपा जी और करपा जी, देखें रूपा जी और करपा जी जो धाकड़ थे ये किसान। ठीक है ना, रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़, इन्होंने क्या किया था? एक मतलब किसान एकत्रित हुए थे। उस जगह का जो नाम है दोस्तों वो था गोविंदपुरा। कौन सी जगह पर भाई? देखें गोविंदपुरा पर किसान इकट्ठा हुए थे। कब हुए थे? बात करते हैं अपन यहां पर 13 जुलाई 1923 में। 1923 में यहां पर किसान इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और यहां पर किसानों पर मतलब गोलियां चलाई गई, जिस गोलीबारी में ये रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ नाम के 2 किसान हैं शहीद हो गए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इस नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर के बारे में। ठीक है, ये कहां की भाई घटना है? तो ये है दोस्तों बूंदी की। कहां की है भाई? ये नानक जी भील और देवीलाल। देखें बूंदी गांव जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक स्थान है डाबी। क्या है? डाबी नामक एक स्थान है। यहां पर जो किसान है, जो एक किसान अपनी सभा की थी किसानों की, यानी किसान आंदोलन की सभा हुई थी। यहां पर पुलिस अधीक्षक थे जिसका नाम था इकराम। क्या नाम था?
इकराम इकराम हुसैन इकराम हुसैन के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। और यह घटना है दोस्तों 2 अप्रैल की। कब है भाई? 2 अप्रैल 1923 की। कब की बात है? 2 अप्रैल 1923 की। फिर बात करते हैं अपन चेतन राम और टिक्कू राम। किसकी बात करते हैं भाई? चेतन राम और टिक्कू राम। चेतन राम और टिक्कू राम के साथ 2 और किसान भी यहां पर मारे गए थे, है ना, गोलीबारी में, जिनका नाम था, एक का नाम तुलसाराम और दूसरे का नाम था आसाराम। क्या नाम था भाई? देखिए, तुलसाराम और आसाराम। तुलसाराम और आसाराम नाम से 2 किसान और भी शहीद हुए थे। और बात करते हैं अपन इस घटना की, तो दोस्तों ये जो घटना घटित हुई ना, कौन सी? सीकर वाली दोस्तों जो घटना घटित हुई थी, ये घटना घटित हुई थी कुंदन गांव में। कहां पर भाई? कुंदन गांव। और ये कुंदन गांव में ये घटना घटित हुई। कब हुई थी? 25 अप्रैल। कब हुई थी भाई? 25 अप्रैल 1935 में। कब घटित हुई थी? 25 अप्रैल 1935 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा मतलब किसानों का जो आंदोलन चल रहा उसका विरोध किया गया, ठीक है। और विरोध के दौरान यहां पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 4 किसानों की यहां पर मौत हो गई। चेतन राम, टिक्कू राम, तुलसाराम और आसाराम नाम से किसान यहां पर मौके पर ही दम तोड़ दिया था गोली लगने से। और यह घटना हुई थी कुंदन गांव में, ठीक है, 25 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राइट जो ऑप्शन था वो कौन सा था भाई? देखो राइट क्या है, यहाँ पर तो हमने सुमेलित किया था सभी को, ठीक है। हाँ देखें, 2 अक्टूबर 1947 को किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई और जुलूस भी निकाला गया? तो वो कौन सी प्रजामंडल थी? तो जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। तो यहां पर बात करेंगे अपन जैसलमेर प्रजामंडल की। सही ऑप्शन है अपना जैसलमेर प्रजामंडल। दोस्तों जैसलमेर जो प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना देखें जोधपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? जोधपुर में। कब हुई थी? तो जोधपुर में हुई थी 1945 में। 1945 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बात करेंगे अपन मिठालाल के द्वारा। किनके द्वारा भाई? मिठालाल व्यास जो थे, इनके द्वारा जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में घटना होती है, एक देखिए 2 अक्टूबर 1947, 1947 की ये घटना है। इस दिन गांधी जी की जयंती थी और गांधी जी जयंती पर इन्होंने जयंती मनाई जैसलमेर प्रजामंडल में, और जुलूस भी निकाला गया, जिससे जुलूसकर्ताओं पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा व कहां की गई थी? किसकी बात करते हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर की गई? तो किसके द्वारा की गई और कहां पर की गई? दिल्ली में जमनालाल बजाज के द्वारा? नहीं भाई, इनके द्वारा नहीं की गई। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा? नहीं भाई। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा भी नहीं। विजय सिंह पत्तिक के द्वारा यहां पर इनकी स्थापना की जाती है। कहां पर? तो बात करेंगे यहां पर वर्धा में। कहां पर? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों वर्धा में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पत्तिक के द्वारा ये की जाती है। किसके द्वारा? विजय सिंह पत्तिक के द्वारा स्थापना की जाती है। कहां पर की जाती है? तो वर्धा में की जाती है। अब बात करते हैं अपन, देखिए 1919 कब की बात है भाई? 1919 में दोस्तों विजय सिंह पत्तिक ने राजस्थान सेवा संघ, ये देखें क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की थी? वर्धा में। कहां पर की भाई? वर्धा। वर्धा कहां पर है दोस्तों? तो वर्धा है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र। सिंह पत्तिक जी ने किसकी की थी? तो राजस्थान सेवा संघ की, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था? वर्धा से इन्होंने एक राजस्थान केसरी, क्या भाई? इस वर्धा से विजय सिंह पत्तिक जी ने राजस्थान केसरी, देखिए राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र इन्होंने यहां से निकाला था। कहां से भाई? वर्धा से, ठीक है। किसने निकाला था? विजय सिंह पत्तिक के द्वारा ये जो राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र है ये निकाला गया। कहां से? वर्धा से निकाला गया।
और इनके अलावा भी विजय सिंह पथिक जी ने एक और जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था अजमेर से। कहां से किया था? अजमेर से। क्या नाम था उसका? अगर आपको आता है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताइए भाई वो कौन सा जो समाचार पत्र था जो इन्होंने अजमेर से निकाला था। तो बात करेंगे अपन यहां पर नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, ये अजमेर से इन्होंने निकाला था। कहां से निकाला भाई? अजमेर से इन्होंने निकाला था। और उसके बाद है जो इन्होंने इन समाचार पत्रों में जो बिजोलिया है ना, बिजोलिया ठिकाने के जो लोग थे उनके खिलाफ जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उनके बारे में इन्होंने इनमें मतलब खबरें छापना, यानी कि उन खबरों को इस समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की। और फिर क्या होता है देखें, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जो पहले तो कहां पर स्थापना की जाती है इसकी? देखिए वर्धा में। फिर वर्धा से इन्होंने स्थानांतर कर दी, ये जो है कहां पर? अजमेर में। कहां पर कर दी भाई? अजमेर में। कब की जाती है? बात करते हैं अपन 1920 की। राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर जो स्थानांतरित की मतलब कर देते हैं ये विजय सिंह पथिक जी 1920 में। इनका जो मुख्यालय है अजमेर, हेडक्वार्टर इसका जो बना देते हैं। कहां पर बनाते हैं भाई? अजमेर। और इनके और भी कई अखबार थे जो इन्होंने छापे थे, और भी कई न्यूज़पेपर थे इन्होंने, जिसमें हम बात करते हैं अपन। देखें नवीन राजस्थान यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है। क्या है भाई? देखें तरुण राजस्थान। ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सा भाई समाचार पत्र दे दें और उससे बाद में वो बता दें कि सामने ये किससे संबंधित है, ठीक है ना? ऐसे तो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नव संदेश राजस्थान, काफी है जो इन्होंने देखो ये तमाम तरह के जो समाचार पत्र हैं ये विजय सिंह पथिक जी के द्वारा निकाले गए थे। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असुमेलित तथ्य को साटिए। तो राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असुमेलित, जो असुमेलित क्या रहा क्वेश्चन देखे, असुमेलित तथ्य को यहां पर साटना है। एकीकरण के शरण एक तरफ दे रखे हैं और उसके मतलब सामने दे रखे प्रधानमंत्री। एकीकरण के शरण और सामने दे रखे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रथम जो एकीकरण का शरण था, प्रथम एकीकरण का शरण था देखे शोभाराम कुमावत। बिल्कुल राइट है भाई, शोभाराम कुमावत यहाँ पर प्रथम जो राजस्थान का एकीकरण था उसके प्रथम शरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। याद कर लीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम शरण के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। द्वितीय की बात करें अपन यहाँ पर, द्वितीय शरण की बात करें तो द्वितीय शरण में दोस्तों गोकुल लाल आवासा। कौन थे भाई? गोकुल लाल आवासा बिल्कुल थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किसके? द्वितीय शरण के, राजस्थान एकीकरण के जो दूसरा शरण था उसके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल आसावा। तृतीय शरण की अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, तृतीय शरण, तो तृतीय शरण की बात करें तो ये भोगीलाल पांड्या है जो ये नहीं थे भाई तृतीय शरण में, ठीक है। तो तृतीय शरण में सर जी कौन थे? तो तृतीय शरण में थे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे भाई? कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए। तृतीय शरण के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। किसके भाई? राजस्थान एकीकरण की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन चतुर्थ शरण, ठीक है ना। चतुर्थ शरण की बात करते हैं अपन तो हीरालाल शास्त्री यहां पर इनके जो है राइट है। तो असुमेलित तथ्य को हमको यहां पर बताना था, तो तीसरा ऑप्शन हमारा असुमेलित था जिसको हमने यहां पर सुमेलित किया। तृतीय शरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। पहला जो प्रधानमंत्री बने थे राजस्थान एकीकरण के, जो पहले प्रधानमंत्री थे पहले शरण के, तो शोभाराम कुमावत थे। द्वितीय शरण की हम बात करें तो गोकुल लाल आसावा था। तृतीय की बात करें तो माणिक्य लाल वर्मा। चतुर्थ की बात करें तो हीरालाल शास्त्री। व्हाट आर द इंडियन स्टेज पुस्तक का लेखक कौन है भाई? व्हाट आर द इंडियन स्टेज पुस्तक का लेखक कौन है?
रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पत्तिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर विजय सिंह पत्तिक। तो भाई विजय सिंह पत्तिक तो आप जानते हैं सीधे ही, काफी बार आपने पढ़ा है विजय सिंह पत्तिक। इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, क्या नाम था? तो विजय सिंह पत्तिक जी का वास्तविक अपन नाम की बात करें कि इनका रियल नाम क्या था, इनका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था भाई? भूप सिंह। और ये भूप सिंह है, ये कहां के रहने वाले थे? तो ये दोस्तों बुलंदशहर। कहां के रहने वाले थे भाई? बुलंदशहर। और भाई बुलंदशहर कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताइए थोड़ा। यूपी में पड़ता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और विजय सिंह पत्तिक जी है दोस्तों, हम बात करते हैं अधिक जानकारी तो बिजोलिया जो कृषक जो आंदोलन होता है, बिजोलिया जो किसान आंदोलन, कौन सा भाई? बिजोलिया। जो बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, ये उनके नेता होते हैं। क्या इस आंदोलन का नेतृत्व तो इन्होंने किया था? किसने किया था भाई? विजय सिंह पत्तिक जी ने किया था। और उसके बाद में हम बात करें इनके बारे में और जानकारी तो दोस्तों ये विजय सिंह पत्तिक जी है ना, ये वीर भारत, देखें वीर भारत समाज के ये संस्थापक थे। किनके थे? वीर भारत समाज के ये क्या थे भाई? संस्थापक। कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। अपन विजय सिंह पत्तिक की यहां पर बात कर रहे हैं। देखें इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। इन्होंने बिजोलिया जो कृषक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कोटा चित्र शैली के संबंध में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कोटा जो है ना, देखिए कोटा चित्र शैली के संबंध में असत्य कथनों पर विचार करना है। कोटा में चित्र शैली है, उसमें असत्य, देखिए सत्य और असत्य, बस इतना ही होता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें उस पर। ठीक है, असत्य कथनों पर हमको यहां पर विचार करना है। देखिए महाराजा उमेश सिंह का काल कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। बिल्कुल राइट है भाई, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर बात करते हैं इस चित्र शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, इस चित्र शैली में राजाओं के साथ महिलाओं को भी शिकार करते हुए यहां पर दिखाया गया है। ठीक है ना, इसी के कारण दोस्तों इसको शिकार शैली भी कहा जाता है। क्या? शिकार शैली। तो दोस्तों शिकार से इस कारण, यानी कि राजाओं के साथ जो महिलाएं भी यहां पर शिकार में जाती थी, इस कारण इसको शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। शिकार शैली कौन सी शैली कहलाती है? तो आप सीधा बात करेंगे यहां पर कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली की यहां पर बात करेंगे। ठीक है, रामलाल नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था। तो क्या भाई ये सही है या फिर गलत है? बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है हमारा तीसरा, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि रामलाल नामक चित्रकार ने दोस्तों जो इसका रागमाला का चित्रण है जो नहीं किया था इसने। ठीक है, तो ये रागमाला जो है इसका चित्रण किसने किया? तो हम बात करेंगे डालू नामक चित्रकार की। किसकी भाई? डालू नामक। देखिए डालू नामक जो चित्रकार था, इसने रागमाला चित्र का है जो चित्रण किया था। चित्रकार ने, किसने भाई? डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था, ना कि रामलाल ने। हमारा जो असत्य था वो है जो सी नंबर है ऑप्शन, वो असत्य ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पर। तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जो आयोजित किया जाता है, किसका आयोजित किया जाता है भाई? मेलों और उत्सवों का। जो आपको बताना है यहां पर क्रमवार, है ना, क्रमवार यहां पर बताना है कि सही यहां पर कौन से हैं। ठीक है ना, क्रमवार बताने, क्रम से करना है, इसको सिक्वेशन में ला के बताना है। तो यहां पर बात करें अपन, देखें मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जो है जयपुर, ऊंट महोत्सव की बात करते हैं बीकानेर है, ग्रीष्म महोत्सव है जो माउंट आबू जो है माउंट आबू में है। तो यहां पर बात करेंगे, देखें क्रमवार की बात करेंगे दोस्तों, तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू यहां पर पहला आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन ऊंट महोत्सव बीकानेर की, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर हमारा सी ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हाथी महोत्सव जयपुर की, नहीं करेंगे भाई बिल्कुल ही। मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर की हम बात करते हैं यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन की। फिर है हाथी महोत्सव जयपुर, तो दोस्तों हाथी महोत्सव जयपुर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर होगा। तो देखिए ये हमारा किस, यानी कि कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर के अनुसार हमको बताना है, ठीक है। कैलेंडर के अनुसार इसको हम सिक्वेशन में लाना था हमको, तो हमने इस प्रकार से लाए। पहले आपका आता है ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, दूसरा आता है ऊंट महोत्सव बीकानेर है, तीसरे की बात करते हैं मरु उत्सव जैसलमेर में है, हाथी महोत्सव जो जयपुर में है इसका 4 नंबर का लगता है यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं सॉरी 2 नंबर का यहाँ पर लगता है इसका। तो हमने कौन से किया भाई, देखे DCAB, कौन से भाई DCAB, DCAB हमारा किस ऑप्शन में राइट है बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का है जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी की हम यहाँ पर बात करेंगे सही ऑप्शन की, D, C, A और B, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से किन सत्रियों का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। निम्नलिखित में से किन सत्रियों का निर्माण है जो शाहजहां के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था, उसको हमको यहाँ पर बताना है। देखें शाहजहां के द्वारा दोस्तों 32 खंभों की छतरी बिल्कुल राइट है भाई, ये 32 खंभों की छतरी है जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। नटनी की छतरी शाहजहां के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ठीक है। कपूर बाबा की छतरी, तो कपूर बाबा की छतरी भी शाहजहां के द्वारा बनाई गई, तो अपना देखें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। घास फूस की छतरी दोस्तों शाहजहां के द्वारा नहीं बनाई गई, तो हमारा जो ए और सी जिसमें ऑप्शन में है वो हमारा ऑप्शन नंबर राइट है। देखिए 3 नंबर में है हमारा ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये जो छतरी है ना, कौन सी भाई, 32 खंभों की छतरी। देखिए 32 खंभों की जो छतरी है दोस्तों ये शाहजहां के द्वारा निर्मित की गई, लेकिन है क्या ये जो जगन्नाथ कस्बा की छतरी है, किसकी है भाई, जगन्नाथ कस्बा, ठीक है ना, जगन्नाथ कस्बा की ये छतरी है, 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, शाहजहां ने करवाया। तो कहां पर करवाया, तो हम बात करेंगे यहां पर दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर करवाया भाई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ कहां पर भाई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है जो इसका इन्होंने निर्माण यहां पर करवाया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसने करवाया, शाहजहां ने। किसकी छतरी है, जगन्नाथ कस्बा की। फिर बात करते हैं अपन आगे, देखें यहाँ पर नटनी की छतरी है, कपूर बाबा की भी एक जो छतरी है, और घास फूस की भी छतरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर अपन अधिक बात करें जो 32 खंभों की छतरी है, तो देखिए बनाने वाला कौन है भाई, बनाने वाला एक जो मुस्लिम शासक हैं, और किसकी बनाई गई, तो जगन्नाथ कस्बा की बनाई, तो ये है एक हिंदू शासक, ठीक है ना। तो अपन बात करें यहाँ पर, तो ये हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण भी हम इसको मानते हैं, क्योंकि देखिए बनाने वाला है मुसलमान शासक और जिसकी बनाई है वो है हिंदू शासक, ठीक है ना। कहां पर बनाई गई, जो मांडलगढ़ कहां पर है भाई, भीलवाड़ा में। कपूर बाबा की छतरी, तो दोस्तों कपूर बाबा की अपन छतरी की यहां पर बात करें तो शाहजहां ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। कपूर बाबा जो थे, ये कपूर बाबा, इनके सम्मान में इस छतरी का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करें, शिकारा किससे बनाया जाता है, तो दोस्तों शिकारा है जो किससे बनाया जाता है, कैर की लकड़ी से। किसके भाई, कैर की लकड़ी से शिकारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये है क्या भाई, ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है भाई, शिकारा क्या, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। और बात करते ये जो कैर है ना, देखिए कैर, जो कैर की लकड़ी से जो इस वाद्य यंत्र का जो एक सिरा बनाया जाता है, सियारा की क्या बनाया जाता है भाई, देखें
सीरा बनाया जाता है जो प्याले के आकार का होता है। कैसे होता है? प्याले के आकार का होता है। प्याले के आकार का होता है। किस आकार का होता है भाई? प्याले के आकार का ये जो होता है। अपन बात करें इसके जो मुख्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना, इस के मुख्य क्षेत्र की हम बात करें तो दोस्तों ये जो है अलवर है, देखें अलवर, फिर बाद में अपन बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर इस साइड में है जो ये जो मतलब ज्यादा बनाया जाता है, ये कैर की लकड़ी से बनता है और शिकारा जो है ज्यादा बनते हैं। और इसको बनाने वाला कौन होते हैं भाई? ये जो बनते हैं ना दोस्तों, ये जोगियों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा भाई? जोगियों के द्वारा ये बनाया जाता है। फिर देखिए अपन अधिक देखें इस बारे में, शिकारा इसका उपयोग कहां पर होता है? तो भाई इसका उपयोग होता है ना दोस्तों, इसका उपयोग होता है जब लोक गाथाएं होती है ना भाई। क्या होती है भाई? लोक गाथाएं। लोक गाथाओं के जो गायन के साथ इनका उपयोग होता है। लोक गाथाओं के गायन के साथ इसका उपयोग होता है। किसका भाई? तो बात करते हैं अपन शिकारा की, शिकारा यंत्र की, ठीक है ना। एक नंबर हमारा यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सिर के आभूषण का सही युग्म है। तो दोस्तों सिर के आभूषण का जो सही युग्म है वो कौन सा है, आपको यहां पर बताना है। देखिए कासर बिल्कुल राइट है। जालरा, जालरा नहीं आएगा भाई इसके बाद। नौगरी, निम्बोली नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहां पर राइट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए कासरा बिल्कुल राइट है, गोफन है और मैमंद है और बोरला है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें एक बताया गया आपको ये जालरा, देखिए जालरा और निम्बोली, ध्यान से देखे भाई, जालरा और निम्बोली ये क्या है? जालरा और निम्बोली है जो दोस्तों ये गले के आभूषण है। किसके है भाई? देखिए गले के आभूषण है, गले के जो है आभूषण है। जालरा और निम्बोली गले के आभूषण है। फिर बाद में देखिए इसमें ये गोपन तो आ गई अपने, ठीक है, गोपन है जो अपने सिर के आभूषण में आ गई साथ में, ठीक है। निम्बोली है जो ये गले के आभूषण में आ गई। फिर नौगरी और ये जो है टनका क्या है भाई? देखिए नौगरी की बात करें अपन तो नौगरी है जो दोस्तों ये हाथ का आभूषण है। किसका हाथ का? नौगरी है जो देखिए हाथ का आभूषण है, हाथ का नौगरी। और इसके साथ अपन बात करेंगे खजरी भी, ये भी देखे नौगरी और खजरी। देखिए नौगरी और खजरी है दोस्तों हाथ का आभूषण है। किसका आभूषण है भाई? ये हाथ का आभूषण है। और फिर बात करें अपन इस टन का, देखिए टनका की बात करें, टनका और टिकड़ा, ये टनका टिकड़ा और ये क्या बोलते हैं इसको, नकलियों, ये नकलियां है ना, ये है जो पैरों के आभूषण है। किसके है भाई? पैरों के। देखिए पैरों के ये आभूषण है, पैरों के आभूषण, ठीक है ना। तो अपना 2 नंबर का ऑप्शन यहां पर राइट था। शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? सीकर, चूरू, झुंझुनू बिल्कुल राइट है भाई, झुंझुनू में ये स्थित है। कहां पर स्थित है? झुंझुनू में। और देखिए झुंझुनू में ये स्थित है तो झुंझुनू की बात आई गई तो झुंझुनू में जो हवेलियां है, काफी हवेलियां है झुंझुनू में, उनके बारे में यहां पर बात करेंगे अपन। तो पहली अपन यहां पर झुंझुनू की हवेली देखे तो पौदारों की हवेली है। किन क्या भाई? पौदारों की हवेली। पौदारों की हवेली कहां पर स्थित है? तो झुंझुनू में है, ठीक है। भगतों की हवेली कहां पर है भाई? भगतों की हवेली, तो भगतों की हवेली दोस्तों झुंझुनू में है, ठीक है। फिर टिबड़े वालों की हवेली, किसकी भाई? टिबड़े वालों की हवेली, टिबड़े वालों की हवेली दोस्तों झुंझुनू में है। कहां पर है भाई? झुंझुनू में है, ठीक है ना। फिर बात करें अपन बघेरियों की हवेली, कौन सी है भाई? बघेरियों की हवेली। बघेरियों की हवेली, इस बघेरियों की हवेली के दोस्तों बगोरियों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। बगोरिया क्या भाई? बगोरिया की
हवेली, भगोरियों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है बघेरियों की हवेली को। तो देखिए पौदारों की हवेली, भगतों की हवेली, टिबड़े वालों की हवेली, ठीक है, बघेरियों की हवेली या फिर इसे भगोरियों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम तरह की हवेलियां झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, ये वहां पर स्थित है। कहां पर है भाई? झुंझुनू में। इसके बाद भी अपन काफी हवेलियां हैं, जैसे और भी अपन बात कर सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों 8 हवेलियां हैं जो एक कॉम्प्लेक्स नाम से भी एक हवेली है। क्या है? 8 हवेली कॉम्प्लेक्स। ये बड़ी हवेली है, ठीक है ना। शौखानी परिवार की हवेली है। किसकी हवेली है भाई? देखिए शौखानी परिवार की हवेली है। इस प्रकार से 5-7 हवेलियां और है। मोरारका की हवेली है। किसकी है? देखे मोरारका की हवेली हो गई, ठीक है। फिर रूप निवास महल भी झुंझुनू में है। कौन सा भाई? देखो रूप निवास महल झुंझुनू में है, ठीक है। फिर खुर्रेदार सबूतरा जो बना हुआ है, खुर्रेदार सबूतरों की हवेली। किसकी भाई? खुर्रेदार सबूतरों की जो हवेली है वो भी झुंझुनू में। तो इस प्रकार से 7-8 जो हवेली है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है ना यही है। देखिए पौदारों की हवेली है, भक्तों की हवेली है, टिबड़े वालों की हवेली और बघेरिया या फिर बागोरियों की हवेली है। या फिर इसको भी आप देख सकते हैं एक बार, मोरका को, ठीक है, मोरारको की हवेली। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन यहां पर आपको बताना है कि कौन सा है भाई। देखिए दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, लेकिन हमको क्या बताना है? असत्य कथन यहां पर बताना है। असत्य कथन हमको बताना है, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा राइट है। दूसरे की बात करें, दादू दयाल जी ने जो है 1568 ईस्वी में जो नारायणा में प्रथम उपदेश दिया। तो दोस्तों इन्होंने नारायणा में प्रथम उपदेश नहीं दिया था। कहां पर नहीं दिया था? नारायणा जो है यहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का असत्य कथन हो जाएगा। दादू दयाल जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो बिल्कुल की थी भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना। फतेहपुर सीकरी में 1585 में किसने भेंट की थी अकबर से? तो दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी ने किससे भेंट की? तो अकबर जी से, ठीक है ना। दादू दयाल जी का 1603 में नारायणा में देहांत हुआ। तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का जो है असत्य कथन है। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। सही सुमेलित यहां पर करना हमको। तो दोस्तों 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली नृत्य है गुलाबो, फल्गुबाई या मांगी बाई। तो 13 ताली नृत्य की जो नृत्यज्ञा है वो है मांगी बाई है। कौन सी भाई? मांगी बाई। तो अपना पहले का हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 नंबर। फिर बात करते हैं अपन सेकंड का। तो देखें भवाई नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये तारा शर्मा है। कौन है भाई? तारा शर्मा। तो दूसरे का जो 4 नंबर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो कालबेलिया, देखिए पहले तो अपन देखते हैं भवाई नृत्य तारा शर्मा हो गई। कालबेलिया की बात करें तो गुलाबो। कालबेलिया की बात करेंगे तो क्या है भाई? गुलाबो। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट है। सरी नृत्य की यहां पर बात करें तो फल्गुबाई। सरी नृत्य कौन है भाई? फल्गुबाई। तो हमारा इस प्रकार से ये जो हमने इसको सुमेलित किया है। फिर देखिए अपन बात करते आगे, ये जो 13 ताली नृत्य है ना, देखिए 13 ताली नृत्य दोस्तों ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये रामदास जी की, जो रामदेव जी है ना, बाबा रामदेव जी, जिसकी कल बाबा रामदेव जी की जयंती थी, भादवा की बीज कल, इस बाबा रामदेव जी के जो इसके आराधना में ये जो नृत्य है किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा? 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किन के द्वारा भाई? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किन की आराधना में? तो बाबा रामदेव जी की आराधना में। किनकी? तो रामदेव जी की आराधना में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर भवाई नृत्य। तो दोस्तों भवाई नृत्य है ये उदयपुर जो संभाग है ना, उदयपुर। देखिए भवाई नृत्य की बात चल रही है यहाँ, देखिए भवाई नृत्य की बात चल रहा है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर उदयपुर। तो
उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर संभाग में भवई जाति का एक नृत्य है। क्या है? एक भवई एक जाति है और इस जाति का ये है जो भवई नृत्य है। भवई जाति का एक ये नृत्य है भवई। ठीक है, कहां पर है भाई? तो उदयपुर संभाग में ये जाति बसती है। फिर बात करते हैं अपन कालबेलिया की, तो देखें कालबेलिया है, फिर है सरी नृत्य। ठीक है ना, तो सरी नृत्य है दोस्तों। कालबेलिया तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा, लेकिन सरी नृत्य है। देखें सरी नृत्य की बात करें तो सरी नृत्य दोस्तों ये किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहां पर भाई? किशनगढ़ अजमेर है ना। किशनगढ़ कहां पर में? अजमेर में। ये जो है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? सरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू समिति थी, मोतीलाल नेहरू जो समिति थी इनका सदस्य कौन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, सर अली इमाम या फिर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे, बिल्कुल थे। जी.आर. प्रधान थे, सर अली इमाम भी थे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, ये इनके सदस्य नहीं थे भी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? किसने? तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल। तो यहां बात करेंगे अपन लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। तो मौर्य शासकों पर विचार करके हमको बताना है इसमें किसकी उपाधि देव नाम प्रिय थी। तो दोस्तों इनमें से किसकी उपाधि है जो देव नाम प्रिय थी? अशोक, जो दशरथ, वर्धत या फिर कुणान। तो बात करेंगे अपन अशोक, बिल्कुल राइट है भाई, ए राइट अशोक। ठीक है, दशरथ ये भी नहीं, ये नहीं था, सॉरी दशरथ है, दशरथ की भी थी ये देव नाम प्रिय। बिल्कुल अपना ए और बी दोनों यहाँ पर राइट है। क्या भाई? ए और बी दोनों राइट है इस क्वेश्चन का, है ना। यहाँ पर ऑप्शन हो गए, जैसे आपको बताना पड़ेगा, जैसे केवल ए, केवल बी, इस टाइप से ऑप्शन आता है भाई। केवल बी, ए व बी दोनों सही, ठीक है, या फिर बी व सी, इस प्रकार से आते हैं। तो अपन बात करेंगे ए व बी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित को हमको सुमेलित करना है, पूरा अवशेष और स्थान। ठीक है, पूरा अवशेष और स्थान की यहाँ पर बात चल रही है। तो परस्तर हाथी, तो दोस्तों परस्तर हाथी की बात करें तो देखिए सांची, सारनाथ, धौली, बिल्कुल धौली राइट है भाई। किसका? परस्तर हाथी की बात करें यहाँ पर तो धौली, यानी कि पहले का होगा अपना 3 नंबर। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन सेकंड की, तो सेकंड है चतुर्पक्ष सिंह। ठीक है, सांची या फिर सारनाथ। तो सारनाथ इसका जो है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सारनाथ। तो दूसरे का 2 नंबर यहाँ पर राइट है। फिर है शुंग कवण नकाशी। तो शुंग कवण नकाशी की बात करें तो बरहुत, क्या राइट होगा भाई इसका? स्थान की बात करें तो बरहुत है स्थान, इसका जो राइट है 3 नंबर का हो जाएगा अपने यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, भव्य प्रवेश द्वार। तो दोस्तों भव्य प्रवेश द्वार की यहाँ पर बात करें वो होगा सांची। तो 4 नंबर का हो जाएगा अपने यहाँ पर 1 नंबर। क्या हो जाएगा भाई? 1 नंबर। तो किस प्रकार से राइट है देखें, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 1 नंबर। यानी कि इस हाथी का जो परस्तर हाथी है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौली। ठीक है, चतुर्पक्ष सिंह है, इसका सारनाथ हो जाएगा। शुंग कवण नकाशी है, इसका हो जाएगा अपने बरहुत। भव्य प्रदेश द्वार की बात करेंगे तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सांची की। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित किया है।